नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से विगत वर्षों में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इस यूनिट से ऑलरेडी अपलोड कर रखा है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था पहले पार्ट में कि हम इस यूनिट से 100+ क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ताकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उनका डायरेक्ट आंसर कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, अब आई थिंक 15 दिन या 20 दिन कह लीजिए आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्जाम में स्टार्ट होने में, तो आपको जो है अपनी तैयारी को एकदम जो है एकदम हाई लेवल पे ले जाना है। यानी कि अब जो आपके सिलेबस का सारा कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको आप अध्ययन न करें। आपने नोट्स बना लिया तो उससे अध्ययन कर लें, प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि समय कम है तो आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो चीज़ आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर लीजिए, ताकि उससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लें। आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक जो हल के सहित आता है, बुक्स आती हैं जो सॉल्व की, तो उसको अगर करते हैं तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इन सभी प्रश्नों को कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और लगे कि वीडियो फास्ट है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रभावी संप्रेषण में पहले यह माना जाता है। तो प्रभावी संप्रेषण में पहले क्या माना जाता है उसके संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको बताना है। पहला दिया गया है तटस्थ माना जाता है, बी ऑप्शन दिया गया प्रभुत्व माना जाता है, और सी ऑप्शन दिया गया उदासीनता माना जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया बोध माना जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रभावी संप्रेषण में पहले से क्या माना जाता है। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण में जो है पहले से बोध माना जाता है, यानी कि अगर आपको कुछ जानकारी है, ज्ञान है, जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हैं, संप्रेषण करने वाले हैं, संचार करने वाले हैं, तभी आप संप्रेषण जो है प्रभावी कर सकते हैं या इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोशिश मैं करूंगा कि फास्ट आपको कंप्लीट कराऊं वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं उस पर। क्या यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया अनियत संदेशों में, बी ऑप्शन दिया गया मौखिक संदेशों में, और सी ऑप्शन दिया गया है अमौखिक संदेशों में, और डी ऑप्शन दिया गया है उग्र संदेशों में। तो आपको सही आंसर इस प्रश्न का बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमौखिक संदेशों में लोग विश्वास करते हैं, अधिकांश लोग। आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, यानी कि आमने सामने कह सकते हैं, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग उसमें विश्वास करते हैं। ये अमौखिक संदेशों में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे गति रहित, बी ऑप्शन है संतारित, और सी ऑप्शन है तथ्यात्मक, और डी ऑप्शन है खंडात्मक। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का,
देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, तो आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए आप सभी का। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक। यानी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है इस प्रश्न के संदर्भ में क्षैतिज संप्रेषण में, फिर उसके बाद से दूसरा यहाँ पे दिया जा रहा है प्रति संप्रेषण में, और फिर तीसरा यहाँ पे है आपका कारपोरेट संप्रेषण में, और बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है ऊपर नीचे, लेकिन ऑप्शन आपका सारा करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऊर्ध्व संप्रेषण में। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज संप्रेषण में। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में है जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? तो क्षैतिज संप्रेषण जो है यह जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है, आपको याद रखना है, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित करना है। यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से देखिए पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि सानिध्य से बचना, बी ऑप्शन दिया जा रहा है कि वाक स्वराघत परिवर्तन यानी कि वाक मंडुलन से बचना, और सी ऑप्शन दिया गया पुनरावर्ती विराम से, और डी ऑप्शन दिया गया स्थिर भंगिमा से। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित करना है, वो तत्व कौन से है? तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक स्वरघात परिवर्तन से बचना जो है ये जरूरी है, आपको इसको वाक मंडुलन भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि नीति प्रवचन, निर्णायक परख होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, बी ऑप्शन है संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा, और सी ऑप्शन दिया गया है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति, और डी ऑप्शन दिया गया है वैयक्तिक कथन और नजर मिलाना और सरल वर्णन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति प्रवचन, निर्णायक परख होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। ये जो है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक है, आपको याद रखना है, ये प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है सानिध्य, उपयोगिता और अकेलेपन से, बी ऑप्शन दिया गया उपयोगिता, गुप्तता और असंवादिता से, और सी ऑप्शन दिया गया है गुप्तता और असंवादिता और छल से, और डी ऑप्शन दिया गया विषमता, असंवादिता और विपथन से। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सानिध्य,
उपयोगिता और अकेलेपन से। इससे जो है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन करने में जो है इसके कारण से क्या होता है, प्रभावित होता है। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो सानिध्य के द्वारा, उपयोगिता के द्वारा और अकेलेपन के द्वारा जो है संप्रेषण प्रतिभागियों का जब हम चयन करते हैं तब वह प्रभावित होता है। ये कारक कुछ महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे बताना है सर्वोत्तम विकल्प क्या है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है इन चारों में से, उसका आपको चुनाव करना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे है सहयोगी समादेश का प्रयोग, बी ऑप्शन है आक्रामक कथन करना, सी ऑप्शन है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया प्राधिकारवादी हो। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है इस प्रश्न का वो बताना है आपको। देखिए इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। ये जो है प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है हिंदी के, लेकिन आपको अगर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी लग रही है, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप अपने जो यहाँ पे जब एग्जाम आप देते हैं तो लैंग्वेज का एक ऑप्शन यहाँ पे देता है, तो वहां से आप उसको चेंज करके इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। वहां पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोनों तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, हिंदी नहीं समझ में आए, तो आप लैंग्वेज को इंग्लिश में करके उसको समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक जो संप्रेषक होता है उसको किस प्रकार का अनुभव होता है। उसके संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही आंसर पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है क्षिप्त आवेग का, बी ऑप्शन है प्रत्याशित उत्तेजना का और सी ऑप्शन है होमोफिली का मुद्दा और डी ऑप्शन है प्रस्थिति विस्थापना का। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे प्रत्याशित उत्तेजना। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, तो प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि व्यवस्थापन, बी ऑप्शन दिया गया है समस्या उन्मुखीकरण और सी ऑप्शन दिया गया विचार प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन दिया गया मस्तिष्क चित्रण। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मस्तिष्क चित्रण आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। यहाँ प्रश्न में जो पूछा गया कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग मस्तिष्क चित्रण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है किस रूप में। यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको चारों विकल्पों में से बताना है कि वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है किस नाम से। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि शारीरिक भाषा के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन दिया जा रहा है वैयक्तिक भाषा के रूप में जाना जाता है और सी ऑप्शन दिया गया है पारा भाषा के रूप में जाना जाता है और डी ऑप्शन दिया जा रहा है वितरण भाषा के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को किस नाम से या इन चारों विकल्पों में से किस ऑप्शन से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को पारा भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है किस प्रकार से इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अभिग्रहण से, बी ऑप्शन है संचरण से, सी ऑप्शन है गैर विनिमयन से और डी ऑप्शन है संदर्भ से। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किस प्रकार से प्रभावित होता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ से। तो प्रत्येक प्रकार का जो संप्रेषण होता है वो संदर्भ से क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करा रहा हूं, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं डिटेल में सभी क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको कोशिश करना है कि प्रैक्टिस सेट की तरह इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है शाब्दिक, बी ऑप्शन है अशाब्दिक और सी ऑप्शन है अवैयक्तिक और डी ऑप्शन है असंगत। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न के संदर्भ में। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक। प्रश्न में क्या पूछा गया कि कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है, तो अशाब्दिक रूप में समझा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है किस प्रकार का। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः किस प्रकार का होता है। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है अप्रमाणिक, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया उपयोगितावादी और बी ऑप्शन है विवेचनात्मक और डी ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर, उपयोगितावादी। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है। आपको याद रखना है अगर शिक्षक छात्र से बात करता है तो कहीं ना कहीं छात्र का उसमें हेल्प ही होता है किसी क्वेश्चन को लेकर या कोई डाउट को लेकर। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है इन चारों विकल्पों में से किसके कारण, आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है अतिशयोक्ति के प्रयोग से, बी ऑप्शन है आवाज स्तर के परिवर्तन से और सी ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से और डी ऑप्शन है नज़र मिलाने से। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नज़र मिलाने से। प्रश्न में क्या पूछा गया कि कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से, यानी कि जब आप देखते हैं कि क्लासरूम में आप पढ़ाने जाते हैं और आपकी नज़रें इधर उधर जाती हैं, बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं सही से होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज होता है या कॉन्फिडेंस गिरता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि विद्यार्थियों से नज़र मिला के आपको जो कुछ बताना है, जिस तथ्य पर चर्चा करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा। तो आप आई कोऑर्डिनेशन जरूर बनाएं अगर जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, उससे आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है अभिवृत्ति सर्वेक्षण से पता लगाया जा सकता है, दूसरा है कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है विद्यार्थियों की उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है और चौथा दिया गया है संप्रेषण माध्यम का चयन के द्वारा जो है पता लगाया जा सकता है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कूट दिया गया है और आपको इसके अकॉर्डिंग सही आंसर बताना है, क्योंकि एक भी सही हो सकता है, एक से दो भी सही हो सकता है, दो से तीन भी सही हो सकता है। तो सही आंसर क्या है इस प्रश्न के संदर्भ में आपको यह बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला यहाँ पे अभिवृत्ति सर्वेक्षण के द्वारा, फिर उसके बाद से दूसरा हो जाएगा कार्य निष्पादन रिकॉर्ड के द्वारा और तीसरा जो है हमारा इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि इन सभी विकल्पों में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। तो अभिवृत्ति सर्वेक्षण से, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से और विद्यार्थियों की उपस्थिति से। तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे और जिस भी विकल्प में तीनों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा
राइट आंसर। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया है कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना, और यहाँ पे तर्क दिया गया है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ये दिया गया ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 17 अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अभिकथन में यही बताया मैंने कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। तर्क क्या बताया जा रहा है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। और आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। देखिए ए में बताया यही गया था कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये हमारा गलत है पूरी तरह से। और उसके बाद तर्क यही बताया जा रहा है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। तो जो भी हम संप्रेषण बातचीत करते हैं तो वो क्या है, योजनाबद्ध है, और उसमें जो भी तथ्य हमें बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको पहले से डिटेल पता है। तो ये क्या है, सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह होता है जिसके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं। तो यहाँ पे तर्क सही हो जाएगा, लेकिन अभिकथन आपका गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण के विशेषताएं हैं, उनके विशेषताओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया गया है संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। दूसरा दिया गया है संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। तीसरा दिया गया है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। चौथा दिया गया है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। और आपको बताना है कि इन सभी में से संप्रेषण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यानी कि पहला आपका संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है, सही बात है, ये संप्रेषण की विशेषता है। दूसरा आपका है संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन भी आप संप्रेषण के द्वारा देते हैं और अपने समझ के अनुसार ही आप बातचीत करते हैं। फिर तीसरे में बताया गया कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है आपका। चौथा है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। तो ये चारों हमारे सही हो जाएंगे संप्रेषण की विशेषताओं के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर था। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में भाषा होती है। यहाँ पर बताना है कि संप्रेषण में भाषा क्या होती है। पहला जो ऑप्शन है वाचिक कूट के रूप में, यहाँ पे सी ऑप्शन है प्रतीकात्मक दिया गया है, बी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक और डी ऑप्शन है गैर वाचिक कूट के रूप में। तो संप्रेषण में भाषा होती है किस प्रकार की, यहाँ पे बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वाचिक कूट के रूप में जो है संप्रेषण में भाषा होती है। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि संप्रेषण में भाषा होती है किस रूप में, तो वाचिक कूट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेप वाइन, जिसको दखलता भी कहते हैं, ग्रेप वाइन शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है नीचे की ओर संचार, बी ऑप्शन है अनौपचारिक संचार और सी ऑप्शन है ऊपर की ओर संचार और डी ऑप्शन है क्षैतिज संचार। तो आपको बताना है कि ग्रेप वाइन शब्द निम्नांकित में से किस रूप में जाना जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अनौपचारिक संचार के रूप में जो है ग्रेप वाइन शब्द को जाना जाता है। आपको याद रखना, अगर ग्रेप वाइन शब्द के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस रूप में इसको जाना जाता है, तो अनौपचारिक संचार के रूप में इसको जाना जाता है, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये आपके जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर में संप्रेषण वाले यूनिट से। जैसा कि मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में फर्स्ट पेपर में संप्रेषण वाले यूनिट से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है।
पहला जो ऑप्शन है प्रत्ययकारी और विश्वास उत्पादक वार्ता, और बी ऑप्शन है यहाँ पे श्रोताओं की भागीदारी, सी ऑप्शन दिया गया है सूचना का एक तरफा अंतरण, और डी ऑप्शन है ग्रेप वाइन का रणनीतिक उपयोग। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना का एक तरफा अंतरण जो है प्रभावी संप्रेषण सिद्धांत नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको याद रखना है, बाकी तीनों जो है प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है बाकियों के बारे में भी, लेकिन सूचना का एक तरफा अंतरण ये जो है आपका प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदिताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है वह क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है समूह संप्रेषण, बी ऑप्शन है जनसंचार, और सी ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक संचार, और डी ऑप्शन है अंतर वैयक्तिक संचार। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सही आंसर क्या है इस प्रश्न के संदर्भ में, कि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदिताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह जनसंचार कहलाता है। आपको याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है, विद्यार्थी क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, समझ लीजिए कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश जो है शब्दों या चित्रों में भेजता है, तो विद्यार्थी वास्तव में क्या है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे एनकोडर्स है, बी ऑप्शन है डिकोडर्स है, और सी ऑप्शन है एजिटेटर्स है, और डी ऑप्शन है यहाँ पर प्रोपेगेटर्स है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डिकोडर्स है। यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा गया था कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश जो है शब्दों या चित्रों में भेजता है, तो सामने जो प्राप्त करने वाला है जैसे कि विद्यार्थी वो क्या है, तो वो जो है डिकोडर्स है, और एनकोडर्स के द्वारा जो है ये संदेश भेजा गया है और डिकोडर्स ने इसको प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये प्रश्न पूछे तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है लघु परिपथ कहते हैं, बी ऑप्शन है अंतर विरोध कहते हैं, और सी ऑप्शन है असमतलता कहते हैं, और डी ऑप्शन है एंट्रोपी कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंट्रोपी कहते हैं। मौखिक संचार में जो व्यवधान आता है उसे एंट्रोपी कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रौद्योगिकी सिद्धांत में, बी ऑप्शन है परिक्षेपण सिद्धांत में, और सी ऑप्शन है न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत में, और डी ऑप्शन है सूचना सिद्धांत में। तो बताना है आपको कि इन चारों विकल्पों में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है सूचना सिद्धांत में। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो सूचना सिद्धांत में। आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ पर क्या हो, आपको बताना है कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है किस स्थिति में इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है शोर की स्थिति में, बी ऑप्शन है श्रोता की स्थिति में, और सी ऑप्शन है आलोचनात्मकता के रूप में, और फिर डी ऑप्शन है फीडबैक के रूप में। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
फीडबैक के रूप में। प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहां पर फीडबैक उसे देना हो तब। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी जो है 2014 में आपका पूछा गया है, जून 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है निष्क्रिय श्रोता कहते हैं, बी ऑप्शन सक्रिय श्रोता कहते हैं, सी ऑप्शन सकारात्मक श्रोता कहते हैं और डी ऑप्शन नकारात्मक श्रोता कहते हैं। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय श्रोता उसे कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है गवेषणा और बी ऑप्शन है अवबोधन। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा, गवेषणा और अवबोधन। सी ऑप्शन है असंकेतित आख्यान और फिर डी ऑप्शन है सृजन। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है इस प्रश्न का। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान। प्रश्न में ये पूछा गया कि कक्षा संचार का वर्णन इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो व्याख्यान के द्वारा इसको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को आकार प्रदान करते हैं किस रूप में। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है निर्माण के रूप में, बी ऑप्शन है संस्थानीकरण के रूप में और सी ऑप्शन है खपत के रूप में और डी ऑप्शन है सृजन के रूप में। तो आपको बताना है कि सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को किस प्रकार से जो है आकार प्रदान करते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवबोधन के रूप में। प्रश्न में यही पूछा गया कि सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को किस प्रकार से आकार प्रदान करते हैं। तो अवबोधन के द्वारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें किस रूप में, मतलब बताना है आपको वो किस रूप में होते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है संस्कृतिहीन होते हैं और बी ऑप्शन है महत्वहीन होते हैं और सी ऑप्शन है यथा तथ्य नहीं होते हैं और डी ऑप्शन है वरीयता नहीं दी जाती। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है तो किस रूप में होती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यथा तथ्य नहीं होते। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे यथा तथ्य नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है, आपको बताना इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक संचार के समतुल्य, बी ऑप्शन है अंतर वैयक्तिक संचार के समतुल्य और सी ऑप्शन दिया गया समूह संचार के रूप में और डी ऑप्शन है जन संचार के समतुल्य। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समूह संचार के समतुल्य जो है संस्थागत संचार को माना जा सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कालानुक्रमानुसार है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि संप्रेषण प्रक्रिया में इन चारों विकल्पों में से कौन सा क्रमानुसार है। ठीक है, काल क्रमानुसार है, आपको यह बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव और संदेश। तो देखिए इसको क्रम में लगाना है, आपको यही बताना है। फिर बी दिया गया माध्यम, संप्रेषक, संदेश, रिसीवर, प्रभाव,
सी ऑप्शन है संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव, और डी ऑप्शन है संदेश, संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। संप्रेषण प्रक्रिया में जो है सबसे पहले क्या आता है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से इसको क्रमानुसार क्या करना है, लगाना है और आपको सही आंसर भी बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले संप्रेषक, फिर संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। यानी कि पहले संप्रेषक होता है, फिर उसके बाद वो संदेश को भेजता है और किस माध्यम से वो भेजता है, फिर रिसीवर होता है जिसे प्राप्त होता है, फिर प्रभाव। तो ये क्रम हमारा संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम है, आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट पेपर जून 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेली शॉपिंग और इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है मनोरंजन कहते हैं, बी ऑप्शन है अन्योन क्रिया संप्रेषण कहते हैं, और सी ऑप्शन है विकासात्मक संप्रेषण कहते हैं, और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका अन्योन क्रिया संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्योन क्रिया संप्रेषण कहते हैं। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न में यही पूछा गया कि नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहते हैं, तो अन्योन क्रिया संप्रेषण इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे इंफोटेनमेंट के रूप में, बी ऑप्शन है एजुटमेंट के रूप में, सी ऑप्शन है मनोरंजन के रूप में, और डी ऑप्शन है ज्ञानोदय के रूप में। ठीक है, ज्ञानोदय के रूप में आपको बताना है कि किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एजुटेनमेंट के रूप में जो है यह आश्रित होता है। आपको याद रखना है कि किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पे आश्रित होता है, तो एजुटेनमेंट के रूप में यह आश्रित होता है, आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एजुटेनमेंट का मतलब क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है सहानुभूति, बी ऑप्शन है तदानुभूति, और सी ऑप्शन है उदासीनता, और डी ऑप्शन है विद्वेष। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है कि शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो क्या महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तदानुभूति जो है महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है कि टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि टेलीफोन किसका उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया रेखीय संचार का उदाहरण है, बी ऑप्शन है आरेखीय संचार का उदाहरण है, सी ऑप्शन है वर्तुल संचार का उदाहरण है, और डी ऑप्शन दिया गया यांत्रिकृत जो है का उदाहरण है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि टेलीफोन किसका उदाहरण है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखीय संचार का उदाहरण है टेलीफोन। आपको याद रखना है रेखीय संचार का उदाहरण टेलीफोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेप वाइन संचार के साधन होते हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ग्रेप वाइन संचार के साधन कौन से हैं। पहला जो ऑप्शन है औपचारिक, बी ऑप्शन है अनौपचारिक, सी ऑप्शन है आलोचनात्मक, और डी ऑप्शन है निगमित। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ग्रेप वाइन संचार के साधन कौन से हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक जो है ग्रेप वाइन संचार के साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा
किसके द्वारा की जाती है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ITU। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है, तो ITU के द्वारा की जाती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए इसका जो मुख्यालय आपका है वो है आपका जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 मई 1865 को जो है 17 मई 1865 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये मई है आपका, तो ये डेट से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। ITU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है यथार्थता से जोड़ता है, बी ऑप्शन है अयथार्थता से जोड़ता है, और सी ऑप्शन है नकारात्मकता से जोड़ता है, और डी ऑप्शन है निष्क्रियता से जोड़ता है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यथार्थता से जोड़ता है। प्रश्न में यही पूछा गया कि टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है, तो यथार्थता से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है अव्याप्तिपरक निधि माना जाता है, बी ऑप्शन है सीमित निर्णय माना जाता है, सी ऑप्शन है स्वायत्ता सद्गुण माना जाता है, और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक निवेश माना जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आपको ये बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक निवेश जो है इसको माना जाता है। किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को इन चारों विकल्पों में से क्या माना जाता है, तो सांस्कृतिक निवेश माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो पहला जो ऑप्शन है प्रभावशील माना जाता है, बी ऑप्शन है भावात्मक माना जाता है, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक माना जाता है, और डी ऑप्शन है अचयनित माना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक माना जाता है। कक्षा को सामान्यतः क्या माना जाता है, तो कक्षा को सामान्यतः संज्ञानात्मक जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। कम्युनिकेशन जो है किन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है कम्युनिकेशन का। पहला जो ऑप्शन है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से, बी ऑप्शन है कम्युनिस्ट और कम्यून से, सी ऑप्शन है कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म से, और डी ऑप्शन दिया गया है कम्युनियन से और कॉमन सेंस से। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्द से जो है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है इन ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और डी ऑप्शन है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसको कहते हैं आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें पूछा जा रहा है कि चीनी संस्कृति क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण या कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, बी ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, और सी ऑप्शन है
पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन कहते हैं, और उसके बाद डी ऑप्शन है डायलॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मास लाइन कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा गया कि चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण या कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं, तो मास लाइन कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा जा रहा है कि संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है श्रोता के द्वारा, बी ऑप्शन है संचारक के द्वारा, और सी ऑप्शन है सैटेलाइट के द्वारा, और डी ऑप्शन है कम्युनिटेरियन के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि संचार रणनीति बनाते समय पुनः निर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संचारक के द्वारा यह किया जाता है। आपका संचार रणनीति बनाते समय पुनः निर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो संचारक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा जा रहा है कि आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है संगठनात्मक संप्रेषण कहते हैं, बी ऑप्शन है अफवाह संप्रेषण कहते हैं, और सी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, और डी ऑप्शन है संचार माध्यम कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है कि आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतः व्यक्ति संप्रेषण इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा जा रहा है कि लोक संचार सहज हो जाता है किस प्रकार से, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, बी ऑप्शन है ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, और सी ऑप्शन है ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, और डी ऑप्शन है ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि लोक संचार सहज हो जाता है इन चारों विकल्पों में से किसके अंदर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर जो है लोक संचार सहज हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि सोच विचारों और संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चैनलीकरण, और बी ऑप्शन है मध्यस्थता, और सी ऑप्शन है कूट लेखन, और डी ऑप्शन है कूट वचन। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कूट वचन कहलाता है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सोच विचारों और संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है, तो कूट वचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि प्रभावपूर्ण संचार अगर करना है तो कैसा सहायक वातावरण होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया आर्थिक वातावरण होना चाहिए, बी ऑप्शन है राजनीतिक वातावरण होना चाहिए, सी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण होना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया गया बहुसांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आपको वह बताने का प्रयास करना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण का जो है अब यहाँ पे वातावरण होना चाहिए, आपका प्रभावपूर्ण संचार करना है तो सामाजिक वातावरण आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप सभी को कि इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, और इन सभी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्यतः रुकावट होती है, किसके कारण से, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से।
पहला जो ऑप्शन है व्यक्तित्व के कारण, बी ऑप्शन है अपेक्षा के कारण, सी ऑप्शन है सामाजिक दर्जा के कारण और डी ऑप्शन है कूटबद्ध करने की योग्यता के कारण। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट किस प्रकार से होती है या किस कारण से होती है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कूटबद्ध करने की योग्यता के कारण जो है संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्यतः रुकावट होती है। आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया और अभी भी बताया कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से। और किसी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी हैं और मैं कोशिश भी करता हूँ कि सभी को आंसर कर पाऊँ और मैं उनके जो कमेंट्स को लाइक कर देता हूँ, इससे कि उनको ये पता चल जाए कि मैंने उनके क्वेश्चन या क्वेरी को पढ़ा है और उनके क्वेरी या क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्व या जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। लेकिन मैं जिस प्रकार से ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जो मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। इसीलिए मैं अभी संप्रेषण वाले यूनिट से मैंने कवर कराया आपको और इसके बाद से मैं जो आपका 4th यूनिट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको ICT भी बोलते हैं, उससे भी मैं 100+ आपको जो कि विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैथ वाला जो सेक्शन आपका 4 यूनिट है, जैसे DI हो गया, रीजनिंग वगैरह वगैरह वाला जो यूनिट है आपका, उसके लिए मैं एक और स्पेशल क्लास लाऊं जहां पे DI वाली जो प्रॉब्लम है आपकी उनको सॉल्व किया जाए कि कैसे आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ताकि आपके वो नंबर जो है कट आउट ना हो। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी त्रुटि है, कमियां हैं, उसको भी आप ईमानदारी से बताइएगा। मैं देखिए परफेक्ट नहीं हूं, मैं अपने आप को हमेशा अपने अंदर जो है सुधार करने का प्रयास करता हूं। तो आप कोई भी कमियां ऑब्जर्व करते हैं वीडियो के दौरान तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे किसी प्रकार का भी गिल्ट नहीं कि आप मेरी कमियों को मुझे अवगत कराते हैं, आप बताते हैं, इसलिए आप मेरे लिए बेस्ट हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी कमियों को जानूंगा तभी मैं और बेहतर हो सकता हूं। तो कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन एप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसके साथ ही साथ एक बात और है आप सभी से कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप जरूर प्रेस करिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है एग्जाम को लेकर, एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर, मैं उसके बारे में जरूर आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो इन सभी अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।